Hello everyone, welcome to Notes in Shorts, Biology Simplified. एंड आज हमारी वीडियो एक बहुत ही करंट टॉपिक या कहें कि जो करंट सिनेरियो सब स्टूडेंट्स का चल रहा है ना, स्पेशली फॉर 10th +2 बोर्ड एग्जाम्स एंड इवन नॉन बोर्ड क्लासेस एज वेल, है ना। पेपर एग्जाम्स आ रहे हैं, ठीक है, प्री बोर्ड चल रहे होंगे या स्टार्ट होने वाले होंगे एंड फिर आगे बोर्ड एग्जाम्स होने हैं, है ना। तो आज हमारी जो वीडियो है दैट इज़ अबाउट पेपर राइटिंग, ठीक है, स्पेशली बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी के पेपर की बात करें, ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा +2 को मतलब कंसर्न रखते हुए स्पेशली है, बट जो 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो भी इससे आइडिया ले सकते हैं, ठीक है, फॉर राइटिंग देयर साइंस पेपर, है ना। एंड बात यहाँ पे मेनली बायोलॉजी के रिलेटेड ही होगी, बट फिर भी आपको एक आइडिया मिल सकता है, ठीक है, कि क्वेश्चन पेपर को किस तरीके से आपने देखना है, एनालाइज करना है एंड अकॉर्डिंगली आंसर्स कैसे लिखो, ठीक है। सब्जेक्टिव पेपर जो होता है ना, जो तो आपका थ्योरी पेपर है, ठीक, तो आंसर्स किस तरीके से लिखे जाएं कि जिससे आपका टाइम भी सेव हो, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर हो एंड आंसर्स आपके आप बढ़िया अटेम्प्ट कर पाओ क्वेश्चन को, है ना, आंसर्स अच्छे तरीके से लिखे हों, ठीक है, एंड एट द एंड क्या है कि मार्क्स रिजल्ट जो है वो अच्छा आ सके, है ना। तो उसके कुछ हम पॉइंट्स, कुछ टिप्स, कुछ ट्रिक्स होंगी, ठीक है, कि किस तरीके से आंसर लिखा जाए एंड एंड में कुछ एग्जांपल्स भी हैं, ठीक है, सीबीएसई की साइट से ही लिया हुआ क्वेश्चन पेपर, सैम्पल पेपर है, तो उसके कुछ कुछ पार्ट्स जो मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं, ठीक है, जस्ट आपको कुछ पॉइंट्स समझाने के लिए, है ना। तो वो हम सारा इसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, तो अब जैसे अगर हम सबसे पहले बात करें, जो हमारा आंसर राइटिंग में सबसे पहला पॉइंट दैट इज क्वेश्चन सीक्वेंस। देखो, जो भी आपका क्वेश्चन पेपर आएगा ना, ठीक है, उसमें क्वेश्चन सीक्वेंस आपको जिस तरीके से दिया हुआ है वो आपने वैसे ही रखना है। मतलब वही, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर पे, सेकंड क्वेश्चन सेकंड नंबर पे। मोस्टली मतलब कुछ केसेस में क्या देखा जाता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पहला क्वेश्चन लिख लिया, दूसरा लिख लिया, उसके बाद थर्ड मतलब छोड़ दिया कि अभी नहीं आ रहा है ना। तो वहां पे उसकी स्पेस भी नहीं छोड़नी, सेकंड के बाद सीधा फोर्थ लिख रहे हो, तो ये काम नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। कोई आंसर नहीं आता है तो उसके लाइंस आपको जितनी लगता है उतनी लाइंस कुछ अंदाजे से वो, ठीक है, आप वहां पे अभी छोड़ सकते हो, है ना, बट सीक्वेंस नहीं हिलाना है, ठीक है। वहां पे थर्ड आंसर है, आपने अभी ब्लैंक छोड़ा कि मैं बाद में इसका देखूंगी मैंने क्या लिखना है क्या नहीं, ठीक है। लेकिन एंड में ये भी ना हो कि वो खाली रह जाए वहां पे, इस चीज का भी ध्यान रखना जब आप पेपर कर लेते हो, और उसको जब एक बार फाइनल रीचेक करोगे तो अगर कहीं पे जगह छोड़ी हुई है किसी आंसर की, तो उसके रिलेटेड कुछ ना कुछ जरूर लिखो। अगर तो याद आ गया, समझ में आ गया या कुछ बना पा रहे हो उसका तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर कोई भी आइडिया नहीं है, इवन देन कुछ ना कुछ रिलेटेड जरूर लिखना है वहां पे, ठीक है। एंड सीक्वेंस सही रखना है, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना है। सपोज सेक्शन ए है, उसके 5 क्वेश्चंस हैं, तो वो सेक्शन ए और वो पांचों क्वेश्चन उसी सीक्वेंस में चले, फिर सेक्शन बी है, वहां से क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है, मतलब क्वेश्चन सीक्वेंस नहीं हिलाना है एट एनी कॉस्ट, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज क्वेश्चन नंबर। जो क्वेश्चन नंबर आपको पेपर में दिए है, सपोज कर लो पेपर में आपको इस तरीके से कोई क्वेश्चन नंबर दिए हुए हैं, है ना, सेकंड है, थर्ड है, ठीक है। तो जब आप आंसर शीट पे लिख रहे हो, आंसर शीट पे ये ना हो कि आपने इस सेकंड को इस तरीके से लिख दिया, ठीक है, कि मैंने तो 2 नंबर, ये थर्ड क्वेश्चन था तो मैंने तो 3 लिखे, नहीं। जैसे आपको क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन नंबर दिया है उसको आप आंसर शीट पे भी वैसे ही मेंशन करोगे अपना आंसर लिखने के टाइम पे, ठीक है, अपनी तरफ से चेंज नहीं करना है। शीट काउंट, देखो बोर्ड एग्जाम्स हैं, आपको पता होगा कि बोर्ड एग्जाम्स में जो आपको शीट मिलती है, शीट बुकलेट जो मिलती है, उसमें कुछ स्पेसिफिक नंबर ऑफ शीट्स होती हैं, है ना। किसी में 32 होती हैं, किसी में 34, है ना, इस तरीके से, मतलब वो डिपेंड करेगा, ठीक है, आपके बोर्ड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप सीबीएसई बोर्ड है या फिर कोई भी स्टेट बोर्ड है। शीट्स का एक पर्टिकुलर काउंट होगा, है ना, और एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलती है फिर, ठीक है। तो पेपर स्टार्ट करने से पहले एक तो शीट्स की नंबरिंग काउंट कर लो, ठीक है, कि जितनी आगे मेंशन्ड है इंस्ट्रक्शंस में उतनी नंबर ऑफ शीट्स वो हैं उस बुकलेट में, अगर कम है ज्यादा है तो वहां पे जो भी टीचर ड्यूटी पे तो आप उनको नोट करवा सकते हो, है ना। या फिर इसके अलावा एक और काम क्या करना है कि ऊपर पेज नंबर जरूर लिखो।
और पेज नंबर पूरा लिखना इस तरीके से, पेज नंबर 1, पेज नंबर 2, मतलब हर शीट के ऊपर पेजिंग करनी है, ठीक है। सिंपली ये मत कर देना, ये मेरी शीट है और मैंने यहाँ पे पेज नंबर 1 लिख दिया इस तरीके से 2 लिख दिया, नहीं। आपका कोई टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये चीज़ लिखने में कि पेज नंबर 1, पेज नंबर 2 इस तरीके से, ठीक है। शीट काउंट लिख दो, सही रहेगा। और इसके अलावा हैंडराइटिंग का ध्यान रखना है। हैंडराइटिंग जितना हो सके आपकी अच्छी होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छी से भी पहले पॉइंट आता है नीट एंड क्लीन हो, ठीक। कई बच्चे होते हैं जिनकी हैंडराइटिंग सुंदर नहीं होती है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सुंदर हैंडराइटिंग पे काम करने लग जाएंगे, नहीं। मेन पॉइंट इज कि नीट एंड क्लीन हो, साफ सुथरा लिखा हो, मतलब टाइट टाइट नहीं करना। और ये नहीं कि आपने जैसे सपोज कर लो हमने बोन्स लिखना है ना, इस तरीके से लिखो कि समझ आए, ये काम मत कर देना, ठीक है। ये समझ ही नहीं आ रहा क्या लिखा है ना। तो साफ सुथरा लिखना है, नीट एंड क्लीन। एट द सेम टाइम स्पीड एंड टाइम, ठीक है, इसका ध्यान में रखना है। साफ सुथरा लिखने के चक्कर में ये नहीं है कि आप इतना स्लो लिखो, आराम से धीरे धीरे कर रहे हो कि स्पीड का टाइम का कोई आइडिया ही नहीं है, ठीक है। कि क्योंकि ध्यान में रखना टाइम 3 आवर्स मिलेंगे, तो 3 आवर्स में पेपर कंप्लीट करना है, अलोंग विद आपने अपनी इंफॉर्मेशन भी फिल करनी होती है ना, अटेंडेंस भी साइन करना होता है, कई कुछ चीज़ें और आती हैं। तो अपनी स्पीड और टाइम एंड हैंड राइटिंग, ये मतलब आपस में जो इसका सेटिंग है वो आपने करनी है, और उसके लिए प्रैक्टिस का टाइम अब यही चल रहा है, आपका यही दिन है, ठीक है। आंसर जो लिखोगे टू द पॉइंट, कोशिश करो कि जो क्वेश्चन जो आपको पूछा गया है सही ढंग से उसका वही आंसर लिखो, ठीक है। ज्यादा स्टोरीज नहीं बनानी है, ज्यादा क्या, वैसे तो बिल्कुल ही नहीं बनाने होते, बट इन केस कोई आंसर अगर आपको नहीं आता है, सपोज कर लो 4 मार्क्स में पूछा गया है कोई टॉपिक है ना, लेकिन आपको उस हिसाब से नहीं आता है। अब 4 मार्क्स में आप हाफ शीट अगर फिल करके आओगे, ठीक है, सिर्फ इतना पोर्शन अगर फिल करके आओगे, 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन है, तो नंबर नहीं आएंगे उस हिसाब से, ठीक है। लेंथ इंक्रीज करनी पड़ेगी, है ना। तो उसके और भी कुछ मेथड्स हैं, वो आगे हम अभी स्टडी करते हैं, बट एक चीज है कि वहां पे आप थोड़ा सा कुछ ऐड कर सकते हो उसी चैप्टर या उसी टॉपिक के रिलेटेड, बट कोशिश रहे कि टू द पॉइंट हो, जो पूछा क्या है उसका आंसर जरूर वहां मेंशन करो और सही तरीके से मेंशन करो, ठीक है। और क्वेश्चन स्टेटमेंट, ठीक है, कई बार डाउट रहता है कि क्वेश्चन स्टेटमेंट नोट करें या नहीं करें, है ना। देखो जो तो एमसीक्यूज है, ठीक है, कोशिश करो मतलब अपनी स्पीड और टाइम को ध्यान में रखते हुए, है ना, कि उसकी क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है वो नोट कर लो, ठीक है, एक सेफ साइड के लिए, है ना। नहीं भी कर रहे हो तो आपको नंबरिंग सही से डालनी पड़ेगी। अब एमसीक्यूज देखो मोस्टली क्या होता है कि स्टार्टिंग में ही होते हैं, है ना। तो सपोज कर लो कि सेक्शन ए में आपको दिया है, तो आप आंसर शीट पे कैसे लिखोगे, सेक्शन ए हेडिंग डालोगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 1 पे क्या है, एमसीक्यूज है, इस तरीके से हेडिंग लिखो। देन उसके बाद फर्स्ट नंबर उसका जो भी आंसर है, बी ऑप्शन, एंड आंसर जो भी आंसर सपोज कर लो डीएनए है, तो वो इस तरीके से मेंशन करना है, ठीक है। ये नहीं कि खाली फर्स्ट है, बी ऑप्शन है और छोड़ दिया, उसके बाद हमने सेकंड का आंसर लिख दिया, कुछ भी नहीं। जो बी ऑप्शन एंड उसका जो वैल्यू जो आंसर है ना वो मेंशन करनी है, जैसे डीएनए है, ठीक है, सपोज कर लो जेनेटिक इंजीनियरिंग होगा आंसर, सी ऑप्शन, सेकंड क्वेश्चन है, जो भी क्वेश्चन है आंसर उसका सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन में भी क्या है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो वो पूरा आंसर लिखो प्रॉपर, ठीक है। एंड क्वेश्चन स्टेटमेंट आपकी मर्जी है, लिख सकते हो तो बहुत अच्छा है। और अगर लगता है कि नहीं पेपर मिस हो जाएगा, ठीक है, स्पीड मेरी स्लो रह जाएगी, मिस हो जाएगा, तो रहने दो, है ना। ये एमसीक्यूज, जो आगे यहाँ आपके क्वेश्चंस आते हैं 2, 3, 4, 5 मार्क्स के, जितने भी मार्क्स के हो गए, ठीक है, वो वो भी डिपेंड करेगा एट द एंड आपकी स्पीड पे। अगर तो लगता है कि स्पीड ठीक है, मेंशन कर सकते हो, क्वेश्चन स्टेटमेंट छोटी है ना, फिर तो नोट कर लो। लेकिन अगर लगता है कि वही पेपर मिस हो सकता है, या फिर पहले तो उतारने लगे लेकिन बाद में देख रहा है कि टाइम कम रह गया, पेपर भी पड़ा है, तो रहने दो फिर, ठीक है। मतलब क्वेश्चन स्टेटमेंट जो है दिस इज ऑप्शनल, ठीक है, दिस इज अप टू यू कि आप उसको नोट कर सकते हो कि नहीं, है ना। बट नंबरिंग का ध्यान रखना बस, और आंसर किस तरीके से लिखना है वो चीज ध्यान में रखना, ठीक है। एंड जब भी आपका एक आंसर कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, सपोज कर लो ये आपका
कुछ लाइंस में एक आंसर आया, उसके बाद एक लाइन तो एटलीस्ट छोड़नी है खाली। बहुत पेपर्स टेस्ट ऐसे देखे हैं जिसमें क्या है, आंसर 1 बच्चे ने किया, ठीक है, उसके बाद सीधा आंसर 2 स्टार्ट कर लिया, मतलब बीच में कुछ लाइन छोड़ी ही नहीं है। ये काम नहीं करना, मतलब इतना टाइट पेपर नहीं करना है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर टाइम है तो जब एक आंसर खत्म हो रहा है उसके बाद जो लाइन छोड़ रहे हो ना, वहां पे आप पेंसिल स्केल के साथ एक लाइन लगा सकते हो, बहुत बढ़िया है, ठीक है। इतना टाइम नहीं है अगर, तो लाइन मत लगाओ, बट एटलीस्ट खाली लाइन जरूर छोड़ो, ठीक है। इस चीज का ध्यान में रखना, जितना साफ सुथरा सही ढंग से पेपर करोगे आपके मार्क्स उतने बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है। नो डाउट मटेरियल जो क्वालिटी है वो भी मैटर करती है, लेकिन पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट की है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जो यहाँ पे स्पेशल हाईलाइट की है पॉइंट, ठीक है, विजुअल्स, मतलब कि डायग्राम्स ऐड करो, ठीक है, डायग्राम्स ऐड होने चाहिए, फ्लो चार्ट्स बनाओ, है ना। अगर तो किसी क्वेश्चन में डायग्राम है कोई, डेफिनेटली बनाओ, ठीक है, डायग्राम को नहीं छोड़ना है, डायग्राम ऑप्शनल नहीं है, स्पेशली इन केस ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। एंड अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डायग्राम नहीं आ रहा है, ठीक है, डायग्राम कोई बन ही नहीं रहा, उसका क्या ही डायग्राम हम बनाएंगे, कुछ का आंसर जैसे भी होता है ना, तो उसमें एटलीस्ट फ्लो चार्ट जरूर ऐड करो, ठीक है। फ्लो चार्ट तो मतलब करना ही करना है ना, ये चीज का ध्यान रखना। फ्लो चार्ट और डायग्राम, बायोलॉजी के पेपर में आपका सिंगल आंसर ऐसा नहीं होना चाहिए जहां पे आपके इन दोनों में से कोई एक चीज ना हो, ठीक है। मतलब या फ्लो चार्ट हो या डायग्राम हो, कुछ ना कुछ डेफिनेटली होना चाहिए हर आंसर में, इन केस ऑफ बायोलॉजी पेपर। मैं बहुत प्रेशर देके बोल रही हूँ ये चीज, क्योंकि ये चीज इंपॉर्टेंट भी इतनी है, ठीक है। डायग्राम नहीं बन रहा है, फिर से रिपीट कर रही हूँ, डायग्राम अगर नहीं बन रहा है तो फ्लो चार्ट बना दो। फ्लो चार्ट अगर आपको नहीं बनवाया गया है ना, तो थोड़ा खुद का दिमाग लगाओ कि जो आपने आंसर में लाइंस लिखी हैं उसी को ही फ्लो चार्ट की फॉर्म में लिख दो। फ्लो चार्ट मतलब समझ रहे हो ना, कि एक कुछ टर्म कोई फेज है, ठीक है, उसके बाद एरो डाल के कि उसके बाद ये चीज हो रही है या फिर उसका रिजल्टेंट ये निकल रहा है, तो हमने इस तरीके से मेंशन कर दिया, सिंपल, ठीक है। फ्लो चार्ट इस तरीके से, मतलब फ्लो चार्ट या डायग्राम कुछ ना कुछ विजुअल्स जरूर ऐड करो, ठीक है। अब हम कुछ अगर सैंपल पेपर की थोड़ा बात करें, देखें, जैसे देखो ये आपका ये सीबीएसई की साइट से लिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इन्होंने स्पेशली लिखा है, wherever necessary neat and properly labeled diagrams should be drawn, ओके वही चीज जो अभी मैंने आपको मेंशन करी है कि डायग्राम या फ्लो चार्ट जरूर ऐड करो, ठीक है, स्पेशली जब पेपर किसका हो, बायोलॉजी का पेपर हो, ओके। इस चीज का ध्यान रखना, और जब पेपर करोगे तो पहले ये जनरल इंस्ट्रक्शंस जो हैं ये जरूर पढ़नी है, ध्यान में रखना इन चीज का, ये क्वेश्चन नंबर्स एंड एवरीथिंग, ओके। अब जैसे इस केस में अब देखो ये सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, सेक्शन बी, है ना। अब यहाँ पे देखो आपको ओवरऑल चॉइस नहीं होगी पेपर में, इंटरनल चॉइस होगी, ठीक है। जैसे जैसे ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें आपको इंटरनल चॉइस आ गई कि 17 में आप चाहे तो ए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो चाहे बी अटेम्प्ट कर लो, और आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब जो बच्चा ए क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है तो वो आंसर कैसे लिखेगा, आंसर डालना है, आंसर 17 उसका ए, ठीक है, एरो डालो और फिर आगे आंसर अपना लिखो। सपोज कोई बच्चा बी क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट कर रहा है, तो कैसे लिखोगे, आंसर 17 का कौन सा आप बी वाला कर रहे हो, एरो, एंड इस तरीके से। मतलब ये ना हो कि आपने सिर्फ आंसर लिख दिया, 17 लिख दिया और चलो जी शुरू कर दो। अब हमें थोड़ी पता चलेगा कि आपने ए वाला अटेम्प्ट किया कि बी वाला अटेम्प्ट किया, क्योंकि आपने यहाँ पे मेंशन ही नहीं किया, है ना। तो हम क्या उसमें नंबर देंगे, आपके चाहे आंसर सही भी लिखा होगा लेकिन हमें यही नहीं पता कि वो कौन से क्वेश्चन का है, तो हम क्या देंगे, हम 2 में से 0 मार्क्स देंगे फिर, ठीक है। तो सही तरीके से मेंशन करना है कि आप कौन से क्वेश्चन का कौन सा पार्ट अटेम्प्ट कर रहे हो जब ऐसे चॉइस आएगी, ठीक है। फिर आगे 18th क्वेश्चन है, उसमें कोई चॉइस नहीं है तो डायरेक्टली आगे 18th क्वेश्चन आ गया, आंसर 18 आ गया, उसका कोई पार्ट नहीं है, मतलब ऐसे चॉइस नहीं है तो उसको सिंपली आप अटेम्प्ट कर लो, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे हम बात करें सेक्शन सी है, ठीक है, सेक्शन सी में आपके 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है ना। इसमें देखो क्या है, जैसे ये क्वेश्चन नंबर 23 है एक, ठीक है। अब एक क्वेश्चन इटसेल्फ बहुत बड़ा है,
तो ये आप इतना बड़ा तो नोट करने से रहे, या मतलब इकट्ठा एक साथ तो नोट नहीं करना है ना? इसमें आपने क्या करना है कि आप क्वेश्चन नंबर 23 एंड उसका डायग्राम कोशिश करो कि वो बना लो, ठीक है? मतलब वैसे तो ये क्वेश्चन में है डायग्राम, नहीं भी बनाओगे इवन देन इट इज़ फाइन, बट अगर बना लोगे तो बहुत बढ़िया है, ठीक है? एक साइड पे बना लो, ये नहीं कि सेंटर में बना लो, क्योंकि आपने जो शीट है, स्पेस है, उसका भी ध्यान में रखना है ना? कि स्पेस आपकी इतनी कंज़्यूम ना कर लो कि एंड में आपके क्वेश्चंस अभी रहते हैं करने वाले, लेकिन शीट्स खत्म होगी क्योंकि एक्स्ट्रा शीट नहीं मिलेगी, ठीक? तो क्या करना है कि साइड पे एक हल्का-सा डायग्राम बना लो, पता चल जाएगा वो कि हाँ, ये क्वेश्चन का ही डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है? रफ़ली ये इस हिसाब से। अब जब आंसर लिखना है, तो कैसे करोगे? वही चीज़ ध्यान रखना, आंसर आपका 23 आप फर्स्ट पार्ट का आंसर लिख लो, तो फर्स्ट या 1 जैसे जिस तरीके से लिखे ना, वैसे ही यहाँ पे मेंशन करके एंड देन उसका आंसर लिखोगे, ठीक है? सपोज़ कर लो फर्स्ट नहीं आता है, अभी खाली जगह छोड़ दी है उसकी, ठीक है? एंड सीधा सेकंड लिख रहे हो, तो आंसर 23 एंड सेकंड पार्ट, ठीक है? उसका आंसर लिख दिया। मतलब जब जिस पार्ट का जिस क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो, उसका नंबर उसी सीक्वेंस से स्टार्ट करो। ये चीज़ बार-बार मैं इस चीज़ को बोल रही हूँ, सीक्वेंस आगे-पीछे नहीं करना और ना ही मिस करना है। ठीक है? और ये ना हो कि सीक्वेंस आप आंसर थर्ड लिख रहे हो लेकिन आपने 2 डाल रखा है उसके आगे, या फिर 3 डाला ही नहीं। जैसे 2 का आंसर लिखा और फिर सीधा आगे जो थर्ड पार्ट है उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे 3 तो लिखा ही नहीं। तो फिर हम उसको क्या काउंट करेंगे कि वो सेकंड आंसर का ही पार्ट है। तो वो चेक भी उस हिसाब से होगा फिर। ठीक है? तो ये नो डाउट छोटी-छोटी चीज़ें बट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कर रहे हो, आप एमसीक्यूज़ की तैयारी कर रहे हो, आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, लेकिन एट द सेम टाइम सब्जेक्टिव एग्ज़ाम को आप इग्नोर नहीं कर सकते हो, ठीक है? वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ना? एंड उसमें फिर इम्पोर्टेंट आ जाता है कि आप पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो। तो ये उस मतलब एक सैंपल पेपर के ज़रिए आपको कुछ पॉइंट्स बताए जा रहे हैं मेन में, ठीक है? कि किस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है, तो उसका आंसर आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है? अब जैसे एक ये एग्जांपल है ना? अब इसमें देखो क्या है, ये सेक्शन डी जो आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन देखो कैसा दिया है, क्वेश्चन नंबर 29 है। ये आपको एक टेबल दे दिया। टेबल के फॉर्म में कुछ डेटा दिया है, पहले फ्रूट है, फ्रूट वो कैसा है, उसकी सीड इन्फॉर्मेशन, ये सीड फॉर्मेशन सॉरी, है ना? तो उसके बारे में थोड़ा बता दिया, ठीक है? अब ये जो आपको डेटा यहाँ भी दिया है, वो बोल रहे हैं कि इस बेसिस पे आपने जो नीचे पूछे गए क्वेश्चंस हैं उनका आंसर देना है, ठीक है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस विद जस्टिफिकेशन फॉर ईच आंसर ना, ओके। और देखो मार्क्स भी साइड पे बताए हैं कि कौन सा पार्ट कितने मार्क्स का है, ठीक है? वो भी मेंशन किया, तो आप आंसर उस हिसाब से लिखोगे। अब 29 का ए पार्ट है, ओके, इसका आंसर आप लिख दोगे, है ना? सबसे पहले तो आप जब नया जो भी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हो, तो सेक्शन डी स्टार्ट किया है, ठीक है? तो पहले तो वो हेडिंग बना दोगे। फिर आपने आंसर 29 स्टार्ट किया है, ओके, आंसर 29, और मैं उसके अभी ए पार्ट का आंसर लिखने लगी हूँ, ठीक है? तो मैं ए का जो आंसर है मैंने वो लिख दिया, ठीक है? फिर उसके बाद बी आया, तो फिर मैं बी का लिखूंगी आंसर 29, है ना? उसके आगे स्टार्ट आ रहा है, ठीक है? बी का, अब बी के आगे 2 पार्ट्स हैं, तो पहले मैं फर्स्ट पार्ट का आंसर लिखूंगी, ठीक है? और फिर मैंने सेकंड पार्ट का आंसर लिख दिया, ठीक है? हो गया, मेरा बी पार्ट भी हो गया। अब इन्होंने क्या किया कि जो सी और डी है उसमें हमें इंटरनल चॉइस दे दी, अटेम्प्ट ईदर सब पार्ट सी और डी, ठीक है? मतलब या तो सी अटेम्प्ट करो या फिर डी अटेम्प्ट करो। सपोज कर लो मैं डी अटेम्प्ट कर रही हूँ, ठीक है? तो फिर इस केस में मैं किस तरीके से लिखूंगी? इस केस में मेरा आ जाएगा आंसर 29, ठीक है? उसका कौन सा पार्ट? मैं उसका कर रही हूँ डी पार्ट, तो मैंने डी लिखा एंड मैंने उसका आंसर लिख दिया, ठीक है? इस तरीके से सपोज कर लो, मतलब ये ना हो कि आंसर 29 एंड यहाँ पे आप कुछ भी ना लिखो, ठीक है? आपने सपोज कर लो कुछ भी मेंशन नहीं किया, है ना? तो उस केस में क्या होगा कि फिर आपका वो गलत हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा कि आप 29 के ए का आंसर लिख रहे हो, बी का लिख रहे हो, सी का लिख रहे हो या डी का लिख रहे हो। तो जो भी पार्ट का आंसर लिख रहे हो वो यहाँ पे मेंशन करना है।
जब इंटरनल चॉइस दी है सी करना है या डी करना है तो दोनों में से एक करो और जो कर रहे हो उसका ऑप्शन लिखो। सी कर रहे हो तो सी लिखो, अगर डी कर रहे हो तो डी लिखो फिर। ठीक है, तो मतलब जिस क्वेश्चन जो सेक्शन में जो क्वेश्चन आ रहा है एंड उसके आगे जो भी सब पार्ट्स हैं, नंबरिंग ध्यान से करना। ठीक है, नीट एंड क्लीन पेपर करना है। ओके, नीट एंड क्लीन करना है, हैंडराइटिंग साफ रखना, विजुअल्स, फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स ये जरूर ऐड करो। एंड सीक्वेंस किस तरीके से रखने हैं, सैंपल पेपर के एग्जांपल से आपको काफी पॉइंट्स और भी क्लियर करें, है ना, कि कैसे आंसर कौन सा अटेम्प्ट करना है, उसका आंसर लिखना कैसे है, क्योंकि ये दिक्कत आती है। ठीक है, हमने भी पेपर चेक किए हैं तो उसमें ये प्रॉब्लम बहुत आती है कि आंसर सही लिखा होता है लेकिन आगे मेंशन सही नहीं किया कि कौन सा आंसर नंबर है या उसका कौन सा सब पार्ट है या आगे पीछे कर दिया है, वो काम नहीं करना है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के रिलेटेड, सब्जेक्टिव पेपर के रिलेटेड। ठीक है, तो इनका ज़रूर ध्यान रखना। बाकी इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी है, अगर बायो के 11th 12th इवन 10th भी है ना, 9th 10th भी, किसी भी बायोलॉजी टॉपिक में आपको कोई दिक्कत है, ठीक है, या कोई डायग्राम्स फ्लो चार्ट्स में कि किसी टॉपिक के डायग्राम या फ्लो चार्ट्स नहीं आपने बनाए हुए हैं, नहीं बन रहे, या फिर मतलब एक बार चेक करवाने हैं या डिस्कस करने हैं कि मैं ये डायग्राम ऐसे सोच रहा हूँ या ये फ्लो चार्ट इस टॉपिक का इस आंसर का मैंने ऐसे बनाया है, इज इट ओके और नॉट। ठीक है, मैं इसमें क्या और एडिशन डिलीशन कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, है ना, जो भी डिस्कशन करनी है, चेक करवाना है, या कोई डाउट है, ठीक है, कोई आंसर राइटिंग के रिलेटेड, ठीक है, या बायो सब्जेक्ट के रिलेटेड या एग्जाम्स के रिलेटेड भी, ठीक है, इन जनरल कुछ भी डाउट, कोई क्वेरी, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप डिस्कस कर सकते हो हमारे साथ। ठीक है, कमेंट्स में मेंशन कर दो या फिर इंस्टाग्राम पे आईडी है नोट्स एंड शॉर्ट्स, वहां पे आप डीएम भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब इन एनी वे आप हमारे तक पहुंच सकते हो, है ना, अपना डाउट अपनी क्वेरी रख सकते हो एंड आपको रिस्पांस मिलेगा, टाइम पे रिस्पांस मिलेगा, और कुछ सही फ्रूटफुल अच्छा रिस्पांस मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा आगे। ठीक है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये जो भी पॉइंट्स आपको सब मेंशन किए, है ना, एंड कोई क्वेरी है तो डू कनेक्ट विद अस एंड वी विल डिस्कस इट। ओके, सो टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन स्टे ट्यून्ड विद अस। और आप बताना कि अगर किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करनी है, ठीक है, उसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो आप वो भी हमें कमेंट्स में सजेशन दे सकते हो। ठीक है, ऑल राइट, see you in next video. Till then, take care. Bye bye.